नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन आजकल अपनी आवाज़, अपने अधिकारों के लिए सुर्खियों में है, लद्दाख। 2025 में भी वहाँ विरोध प्रदर्शन जारी हैं और स्वायत्तता की मांग जोरों पर है। हमारे पास इस विषय पर कुछ काफ़ी विस्तृत दस्तावेज हैं, खासकर एक है लद्दाख के 2025 विरोध प्रदर्शन, स्वायत्तता और छठी अनुसूची की मांगें। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर जरा गहराई से समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जी। क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की असली मांगें क्या हैं, और ये छठी अनुसूची जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, और सबसे ज़रूरी, इस सब का नतीजा क्या हो सकता है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, कह सकते हैं। 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी तो बना दिया गया, लेकिन बिना विधानसभा के। अब सुनने में तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव लगता है, पर इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था। असल में ये लद्दाख के शासन के ढांचे में एक बहुत बड़ा फेरबदल था। यूटी बनने से, और वो भी बिना विधानसभा के, लद्दाख ने स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की अपनी काफी शक्ति, आप कह सकती हैं, खो दी। अच्छा। हाँ, पहले वहाँ स्थानीय पहाड़ी परिषदें थीं, लोकल हिल काउंसिल्स, लेह और कारगिल में। इन परिषदों के पास सीमित ही सही, पर अपने कानून बनाने और लागू करने के कुछ अधिकार थे। स्थानीय मुद्दों पर उनका नियंत्रण था। जैसे कि किस तरह के मुद्दे? दस्तावेज बताते हैं कि जैसे जमीन के मामले, छोटे-मोटे विकास कार्य, स्थानीय रोजगार, इन सब पर उनका कुछ हद तक नियंत्रण था। वो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फैसले ले पाती थीं। अच्छा, तो जो फैसले पहले स्थानीय लोग या उनके प्रतिनिधि ले रहे थे, वो शक्ति अब कहीं और चली गई, दिल्ली चली गई। बिल्कुल। यूटी बनने के बाद प्रशासन सीधा केंद्र के अधीन आ गया और इन परिषदों की भूमिका बहुत बहुत ही सीमित हो गई। तो लोगों में ये भावना पनपी कि उनके हाथ से अपनी जगह का नियंत्रण चला गया है, वो राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हो गए हैं। ये भावना कि अब हमारी आवाज सुनी नहीं जाएगी, हमारे फैसले कोई और लेगा, ये विरोध की एक बहुत बड़ी वजह बनी। दस्तावेज इसी राजनीतिक अधिकारहीनता की भावना को हाईलाइट करते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में वो छठी अनुसूची वाला मुद्दा भी जुड़ता है ना? जुड़ता है। हाँ, सुनने में आया कि इसका वादा भी किया गया था पहले। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत साफ बताते हैं कि लद्दाख की लगभग 97% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। 99%? बाप रे। जी, लगभग पूरी ही। तो उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, भाषा है, जीवन शैली है, जो वहाँ के नाजुक पर्यावरण से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये लोग संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा चाहते हैं। क्यों? छठी अनुसूची में ऐसा क्या खास है जो उन्हें चाहिए? छठी अनुसूची, आप समझिए, एक तरह का संवैधानिक कवच है। ये इन समुदायों की विशिष्ट पहचान, उनकी जमीन, उनके संसाधन और उनकी जो पारंपरिक शासन प्रणालियां हैं, उनकी रक्षा करता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 के हिल काउंसिल चुनावों में भी लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने का वादा किया था। अच्छा, बकायदा वादा किया था। जी हाँ, घोषणा पत्रों में शामिल था, लेकिन ये वादे खैर पूरे नहीं हुए। तो ये वादा खिलाफी भी गुस्से की एक बड़ी वजह बन गई। निश्चित रूप से। जब वादे पूरे नहीं हुए तो स्थानीय लोगों में जाहिर है गहरी निराशा फैली, गुस्सा बढ़ा। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं रही, बल्कि ये लद्दाख की पहचान, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य को बचाने की लड़ाई का प्रतीक बन गई। और आप देख ही रहे हैं कि ले एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA जैसे संगठन, जिनमें अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समूह सब शामिल हैं, और सोनम वांगचुक जैसे प्रभावशाली चेहरे भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ये दिखाता है कि ये मुद्दा जमीनी स्तर पर कितना गहरा और कितना व्यापक है। ये तो हुई वजहों की बात कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अब अगर मांगों पे आएं तो साफ तौर पर प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ छठी अनुसूची ही उनकी मांग है या कुछ और भी है? नहीं, देखिए, उनकी मांगें मुख्य रूप से 2 स्तंभों पर टिकी हैं, जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज्य? जैसे दूसरे राज्य हैं भारत में? जी बिल्कुल। उनका तर्क है
कि एक निर्वाचित विधानसभा के जरिए ही उन्हें सही मायने में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के अन्य राज्यों के लोग करते हैं। ठीक है। और दूसरी मांग? संस्कृति और सबसे बढ़कर उनके भूमि अधिकारों की सुरक्षा की चिंता से जुड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि उनकी जो विशिष्ट विरासत है उसे संवैधानिक संरक्षण मिले। क्या इन दो बड़ी मांगों के अलावा भी कुछ और पहलू हैं जिन पर वो जोर दे रहे हैं, छोटे छोटे या? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि इन दो मुख्य मांगों के साथ साथ वो अपनी नाजुक पारिस्थितिकी, मतलब जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है लद्दाख का, जो उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा है, और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। अच्छा। साथ ही वे स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं और अपनी जमीन और जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर नियंत्रण चाहते हैं, ताकि बाहरी प्रभाव, अनियंत्रित पर्यटन और जो संभावित शोषण है उससे बचा जा सके। मतलब वो एक ऐसा मॉडल चाहते हैं जो उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से हो, बाहर से थोपा हुआ न लगे। ये छठी अनुसूची का जिक्र बार बार हमारी बातचीत में आ रहा है। आपने बताया कि ये एक संवैधानिक कवच जैसा है। जरा और विस्तार से समझाएंगे कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करती है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जी, छठी अनुसूची देखिए भारतीय संविधान का एक बहुत ही अनूठा प्रावधान है। इसे मुख्य रूप से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ के जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के लिए बनाया गया था। अच्छा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए? हाँ, मूल रूप से वहीं के लिए। इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि इन क्षेत्रों की जो विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था है, उसको बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जाए और उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाए। स्वशासन? किस तरह का स्वशासन मिलता है इसमें? इसके तहत इन जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडीसीज बनाई जाती हैं, और कुछ मामलों में स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स एआरसीज भी स्थापित की जाती हैं। आप कह सकती हैं कि ये परिषदें एक तरह की मिनी सरकार की तरह काम करती हैं अपने अपने इलाके में। मिनी सरकार? मतलब इनके पास क्या शक्तियां होती हैं? काफी अधिकार होते होंगे फिर तो। हाँ, इनके पास काफी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। दस्तावेज बताते हैं कि ये परिषदें अपने क्षेत्र में जमीन, जंगल, पानी का प्रबंधन, खेती, यहाँ तक कि गांव और शहर की पुलिस, कुछ हद तक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक रीति रिवाज जैसे कई विषयों पर कानून बना सकती हैं। कानून भी बना सकती हैं? जी, कानून बना सकती हैं। फिर उन कानूनों को लागू करने की कार्यकारी शक्ति भी उनके पास होती है, और कुछ मामलों में वे छोटे-मोटे न्यायिक कार्य भी कर सकती हैं, जैसे पारंपरिक कानूनों के आधार पर मामलों का निपटारा करना। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बना सकती हैं और टैक्स भी लगा सकती हैं कुछ हद तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय लोग अपने मामलों को काफी हद तक खुद ही संभाल सकते हैं। बिल्कुल, यही इसका सार है, इसका मर्म है। विकेंद्रीकृत शासन, जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस कहते हैं, वो इसका सबसे बड़ा लाभ है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि शासन जो है वो स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। जनजातीय रीति रिवाजों और पहचान का संरक्षण होता है, भूमि और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण बना रहता है, और जो बाहरी शोषण का डर होता है उससे काफी हद तक सुरक्षा मिलती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये उन समुदायों की सांस्कृतिक और आर्थिक स्वायत्तता को बनाए रखने का एक संवैधानिक तरीका है जो शायद बहुसंख्यक समाज से थोड़े अलग अपनी पहचान रखते हैं। ये तो वाकई काफी व्यापक अधिकार लगते हैं। अब अगर हम इसे लद्दाख के संदर्भ में देखें, अगर मान लीजिए लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो इसके क्या ठोस फायदे हो सकते हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या फायदे गिनाए गए हैं? हाँ, तो स्रोत इसके कई संभावित फायदों की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा संवैधानिक सुरक्षा। लद्दाख की जो अनोखी जनजातीय सांस्कृतिक विरासत है, उनके पारंपरिक रीति रिवाज हैं, और सबसे जरूरी वहाँ का जो बेहद नाजुक इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसे एक मजबूत संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। यह सिर्फ मतलब कागजी वादा नहीं होगा, बल्कि कानूनन सुरक्षित होगा। और स्थानीय स्तर पर कानून बनाने की शक्ति का क्या, वो कितना महत्वपूर्ण होगा? ये दूसरा बड़ा फायदा होगा।
स्थानीय रूप से चुनी गई परिषदें बनेंगी। जैसा मैंने बताया, वो परिषदें लद्दाख के विशिष्ट पर्यावरण और सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर कानून बना सकेंगी। जैसे मान लीजिए पर्यटन को कैसे नियंत्रित किया जाए या पानी के संसाधनों का प्रबंधन कैसे हो। ऐसे फैसले स्थानीय लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी समझ से ले पाएंगे। बाहर से कोई मॉडल थोपा नहीं जाएगा। भूमि अधिकारों का मुद्दा भी आपने बताया काफी अहम है लद्दाख में, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये तीसरा महत्वपूर्ण लाभ होगा। छठी अनुसूची के तहत बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण और संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों के जो भूमि अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे और वे अपनी जमीन और आजीविका पर नियंत्रण रख पाएंगे। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये लद्दाख के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता है, खासकर यूटी बनने के बाद। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिसकी कमी वो महसूस कर रहे थे, जैसा आपने शुरू में कहा। चौथा फायदा वही है। 2019 में यूटी बनने और विधानसभा न होने के कारण जो एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया था, प्रतिनिधित्व की कमी महसूस हुई थी। छठी अनुसूची के तहत बनने वाली ये स्वायत्त परिषदें उस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती हैं। लोगों को लगेगा कि शासन में उनकी सीधी भागीदारी है, उनकी आवाज सुनी जा रही है। और विकास के लिहाज से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? और पांचवा फायदा स्थानीय विकास से जुड़ा है। जब स्थानीय परिषदें होंगी तो जाहिर है सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं वो स्थानीय जनजाति जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार बनेंगी। इससे न केवल विकास ज्यादा प्रभावी होगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि योजनाएं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनेंगी। ये फायदे तो सुनने में काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या ये मॉडल वाकई लद्दाख की सभी चुनौतियों का हल है? मतलब दस्तावेजों में क्या इस पर कोई संदेह या सवाल उठाया गया है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। स्रोत मुख्यतः फायदों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और ये बताते हैं कि ये ढांचा लद्दाख की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि ये सवाल जरूर दिमाग में आता है और शायद कहीं ना कहीं दस्तावेज भी इशारा करते हैं कि क्या पूर्वोत्तर के अनुभव पूरी तरह से लद्दाख पर लागू होंगे, क्योंकि लद्दाख की भौगोलिक और सामरिक स्थिति बहुत अलग है। हाँ, वो तो है। क्या ये परिषदें वास्तव में बाहरी दबावों का, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक, सामना कर पाएंगी? दस्तावेज इन सवालों का सीधा जवाब तो नहीं देते, लेकिन ये संकेत जरूर देते हैं कि छठी अनुसूची एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। पर हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या ये संवैधानिक ढांचा लद्दाख की जो अनूठी चुनौतियां हैं, जैसे कि इसकी रणनीतिक संवेदनशीलता और वो बेहद नाजुक पारिस्थितिकी, उनका प्रभावी ढंग से समाधान कर पाएगा? स्रोत इस दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं, पर असली परीक्षा तो खैर अमल में ही होगी। ठीक है, हमने वजहें समझी, मांगे जानी और छठी अनुसूची को भी विस्तार से देखा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, इन विरोध प्रदर्शनों का, इन मांगों का, इस पूरी जद्दोजहद का आखिर नतीजा क्या हो सकता है? क्या कोई समाधान नजर आ रहा है? क्या लगता है? तो इन सब का मतलब क्या है आगे के लिए? देखिए, स्थिति अभी भी काफी कह सकते हैं तरल है, गतिशील है। स्रोत बताते हैं कि विरोध प्रदर्शनों, जिनमें भूख हड़तालें और बंद वगैरह भी शामिल हैं, उनके कारण सरकार पर दबाव तो बना है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ मौकों पर सख्ती और तनाव की खबरें भी आईं, जैसे इंटरनेट सेवाओं का बंद होना या धारा 144 का लागू होना। लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। बातचीत किसके बीच चल रही है और क्या कुछ प्रगति हुई है उसमें? केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों, यानी जो लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA का संयुक्त मंच है, उनके बीच कई दौर की बातचीत हुई है। गृह मंत्रालय के स्तर पर भी बैठकें हुई हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में अभी तक कोई बहुत ठोस सफलता नहीं मिली है। अच्छा, मतलब गतिरोध बना हुआ है। हाँ, जो मुख्य मांगे हैं, खासकर राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची, उन पर गतिरोध बना हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार कुछ हद तक शक्तियों को बढ़ाने या शायद कोई विशेष प्रावधान करने पर विचार कर सकती है, लेकिन पूर्ण राज्य या छठी अनुसूची पर शायद अभी सहमत नहीं है। तो फिर आगे क्या संभावनाएं दिखती हैं? मोटे तौर पर क्या हो सकता है? क्या ऑप्शंस हैं टेबल पर? मोटे तौर पर देखें तो 2-3 मुख्य रास्ते दिखते हैं, जैसा कि दस्तावेजों से भी अंदाजा लगता है। पहला, कि सरकार मान जाए और लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दे दे। ये प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी मांग पूरी करेगा और स्थानीय स्वायत्तता को काफी हद तक बहाल करेगा।
इससे उनकी संस्कृति, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा की चिंताएं कुछ हद तक कम होंगी। ठीक है। दूसरा रास्ता कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए अपनी विधानसभा के साथ। ये उन्हें पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा जैसा वो चाहते हैं। हालांकि इसकी संभावना शायद थोड़ी कम मानी जा रही है, खासकर क्षेत्र की जो रणनीतिक संवेदनशीलता है उसको देखते हुए। और तीसरा रास्ता एक बीच का रास्ता हो सकता है। मतलब शायद छठी अनुसूची जैसा दर्जा ना मिले, लेकिन जो मौजूदा हिल काउंसिल्स हैं उनको ज्यादा शक्तियां दे दी जाएं, या कोई और विशेष प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए जो लद्दाख की चिंताओं को संबोधित करे, बिना पूर्ण राज्य या छठी अनुसूची का टैग दिए। तो अभी कुछ पक्का नहीं है? अंतिम परिणाम क्या होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। ये काफी हद तक केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर, लद्दाख के लोगों के आंदोलन के दबाव पर और दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी सफलता या विफलता पर निर्भर करेगा। स्रोत इशारा करते हैं कि ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। अभी शायद कोई फौरी समाधान ना निकले। तो आज की इस गहरी बातचीत में हमने लद्दाख में 2025 में भी जो विरोध प्रदर्शन जारी हैं, उनकी तह तक जाने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे 2019 में बिना विधानसभा की यूटी बनने के बाद स्वायत्ता में आई कमी, स्थानीय हिल परिषदों की शक्तियों का घटना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव एक बड़ी वजह बना। जी बिल्कुल। और साथ ही छठी अनुसूची का जो वादा था उसका पूरा ना होना, और अपनी विशिष्ट जनजातीय पहचान, अपनी अनूठी संस्कृति और उस नाजुक पर्यावरण को लेकर जो गहरी चिंताएं हैं, वो इन विरोधों के मूल में है। हमने ये भी समझा कि छठी अनुसूची आखिर है क्या, कैसे ये पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदें बनाने का अधिकार देती है, जिससे वो अपनी जमीन, संस्कृति और विकास पर नियंत्रण रख सकें। और लद्दाख के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, उस पर भी बात हुई। संवैधानिक सुरक्षा से लेकर स्थानीय कानून बनाने की शक्ति, भूमि अधिकारों का संरक्षण, बेहतर राजनीतिक भागीदारी और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास तक। ये स्पष्ट है कि ये मांगे सिर्फ प्रशासनिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि लद्दाख की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और भविष्य की चिंताओं से जुड़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं। स्रोत साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि 97% जनजातियां आबादी वाले इस क्षेत्र के लिए ये महज अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी खास पहचान को बनाए रखने की जद्दोजहद है। जाते जाते एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। भारत जैसे विशाल और इतने विविधतापूर्ण देश में, जहां अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अनूठी आकांक्षाएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, वहां राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्ता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये बड़ा सवाल है। खासकर लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जो न केवल सांस्कृतिक रूप से इतना विशिष्ट है और पारिस्थितिकी रूप से इतना संवेदनशील है, बल्कि सामरिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्या लद्दाख का यह मामला, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो, भारत के अन्य क्षेत्रों में स्वशासन, पहचान और विकास के मॉडल पर होने वाली बहस को किसी तरह प्रभावित करेगा? ये सवाल है जिन पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार।